Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट योर टुडेज टास्क एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेरीज यू हैव आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन। सो इन योर today's task you have to cover parliament from polity, continents and oceans from geography, festivals from static GK and cells from biology। ये सभी टॉपिक्स आपको पिनेकल की जीएस की बुक में मिल जाएंगे जो कि मैंने अपलोड कर दी है। कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। आपके पास कोई भी किताब हो आप उससे भी कर सकते हो या आप इससे भी कर सकते हो। इस किताब में आपको डायरेक्टली एसएससी के दूसरे एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली पीवाईक्यू हिट कर सकते हो। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे इन सब चीज़ों का। तो आपका एम होना चाहिए कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज में सभी टॉपिक्स की ले लूँ। तो आप पीवाईक्यू देखोगे और आपको जो जो बेसिक क्वेश्चन लगेंगे जो आप याद कर सकोगे, जैसे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, इसके जो भी आपको बेसिक क्वेश्चंस लगेंगे जो आपको लगता है कि आप पहली बारी में याद कर सकते हो, तो पहले तो आप सारे क्वेश्चंस इसके रीड करोगे। फिर जो भी आपको क्वेश्चंस लगे कि आप याद कर सकते हो, वो ईजिली याद हो सकते हैं, तो आप उनको याद कर लोगे और अपनी कॉपी में लिख लोगे। तो ये आपका जीएस का टास्क रहेगा। ये आप किसी भी किताब से कर सकते हो। मैंने पिनेकल की बुक अपलोड की है, आप उससे कर सकते हो। बाकी फिजिकल कॉपी आप किसी भी बुक की खरीद सकते हो। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेगा अगर जो आप फिजिकल कॉपी से करते हो। रीजनिंग में आपको चैप्टर नंबर 12 से 22 के हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास कोई भी किताब हो, मान लो उसके अंदर 1 से लेकर 30 चैप्टर हैं रीजनिंग के, तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, चैप्टर 1 to 15 एंड चैप्टर 16 to 30। आप पहले दिन चैप्टर 1 से चैप्टर 15 के हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन कर सकते हो, और ऐसे ही आप अगले दिन बाकी बचे हुए चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरह से आपको हर एक टॉपिक की एक डेप्थ में नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं इस चीज़ को ख़त्म करके आपको डायरेक्टली 50 क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। वो रैंडम टॉपिक्स से होंगे, रीजनिंग के ही, और उसमें आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी अपनी, प्लस आपको कोशिश करनी होगी कि 45 मिनट के अंदर आप वो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में वो मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे, प्लस आपको उसको टाइम बाउंडेड तरीके से करना होगा। तो अभी तो आप जितनी टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज ले सकते हो उतनी ले लो, और उसके जब मिक्स्ड आएंगे टॉपिक, तब आपकी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आपको इस तरह के टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो अभी आपके पास मौका है कि आप हर तरह के टॉपिक जिसमें अभी आप कमज़ोर हो उसको आप कर सको। जैसे आप सीरीज़ वाले क्वेश्चन में कमज़ोर हो तो उसके 5 क्वेश्चन की जगह आप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कर लो। तो ऐसे आप कर सकते हो अभी के लिए। तो रीजनिंग में आप ये करोगे। इसकी भी किताब मैंने अपलोड कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। मूविंग टूवर्ड्स द टेक्निकल सेक्शन, हाइड्रोलॉजी अपने आप में ही इतना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको हर एक चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए, या फिर कहें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपके देखे हुए होने चाहिए। उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप कर देना, नहीं आया, इन डेप्थ कोई क्वेश्चन आया तो उसको छोड़ देना। क्योंकि इतने क्वेश्चन आपके पास होते हैं तो आप जब कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। अगर वो पीवाईक्यू आया तो आप कर दोगे, उससे रिलेटेड आया तो आप कर दोगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे। तो हाइड्रोलॉजी में आपको रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ्स, इसके क्वेश्चन करने हैं जो कि एसएससी जेई के पीवाईक्यू में दिए हुए हैं। अगर वो आप कर चुके हो तो वाईसीटी एई से भी आप ट्राई कर लेना। आरसीसी में डिज़ाइन ऑफ बीम्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं एसएससी जेई पीवाईक्यू के ही। अगर आप उसको एक बार कर चुके हो तो दोबारा से आप गो थ्रू कर लेना सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आपके पास आईएएस मास्टर की ही किताब है तो उसमें हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल डेप्थ में थ्योरी दी हुई है। मतलब अगर आप सिर्फ एसएससी जेई की आईएएस मास्टर की किताब से आप इस चैप्टर को कर लोगे तो लगभग जो नोट्स में थ्योरी है लगभग उतनी ही कवर कर लोगे, जबकि नोट्स में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ पीवाईक्यू के थ्रू इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ लोगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एसएससी जेई की पीवाईक्यू कर चुके हो तो फिर से डिज़ाइन ऑफ बीम्स के हर एक क्वेश्चन को इन डेप्थ देख लेना। और अगर कोई चीज़ पूछी गई है, जैसे आपसे पूछा गया है कि M30 के लिए वाटर कंटेंट क्या होता है या सीमेंट कंटेंट क्या होता है, या फिर कौन सी कंडीशंस के लिए यूज़ होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि M30 ही याद करो। फिर आपको M20, 25, 30, 35, 40 ये याद करना पड़ेगा। इसकी हर एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। प्लस ये आरसीसी के लिए है तो आपको पीसीसी के लिए भी करना पड़ेगा, वो भी नीचे टेबल में दिया होगा। ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी आपको।
ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने याद कराया हुआ है ये पूरा टेबल। तो आरसीसी का ये आपको करना है पूरा डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ओसीएफ के अंदर ये भी बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इन डेप्थ नहीं जाना है इसके एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं बहुत ज़्यादा। तो एसएससी जेई में आप टफ कैलकुलेशन कर भी लोगे तब भी आप बहुत सारा टाइम लूज़ कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको वैसे ही छोड़ना है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। दूसरा, कई बार ऑप्शंस बहुत पास पास दिए होते हैं, तो आप कैलकुलेशन कर भी लोगे, अपना टाइम वेस्ट कर भी लोगे, लेकिन फिर भी आपने आंसर गलत टिक कर दिया और अब तो 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। तो ओवरऑल आपका टाइम का नुकसान, मार्क्स का नुकसान। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में नहीं घुसना है, लेकिन जो बेसिक ओसीएफ के क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक रेडियस बता दो ट्रेपेजॉइड सेक्शन की, ट्रायंगल सेक्शन की, या स्पेसिफिक एनर्जी बता दो ट्रायंगल सेक्शन की, इस टाइप के क्वेश्चन, या मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो आपका रेक्टेंगल के केस में होता है कब होता है। ठीक है, अगर आपके पास ट्रेपेजॉइड है तो उसके अंदर थीटा जो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको इन सब की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर आपने ओसीएफ नहीं पढ़ा हुआ फिर भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आप डायरेक्टली चैप्टर को गो थ्रू करोगे एसएससी जेई पीवाईक्यू से, तब भी आप ये सब चीज़ें सीख लोगे। अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दो कि आपने ओसीएफ बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो मैं इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, किसी टीचर से नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप बेसिक भी करना चाहो, आपकी इंटेंशन है बेसिक करने की, तो आप बेसिक सीख सकते हो। तो आज के टास्क में आप ओसीएफ पढ़ोगे एसएससी जेई पीवाईक्यू से। ये सभी आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू से ही करने हैं। बस अगर आपने हाइड्रोलॉजी का चैप्टर रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ्स पहले करा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको वाईसीटी एई से भी एक बार ट्राई कर लेना। टेक्निकल बूस्टर में आज आपको सोम पढ़ना है। देखो, कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं, मैं जो आपको चैप्टर्स दे रहा हूँ डेली, वो लगभग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनका रिवीजन बार बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सोम का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसिस, सॉइल का शेयर स्ट्रेस, ठीक है, और आपका जो ओरिजिन ऑफ सॉइल है, सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एफएम का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सर्वे का लेवलिंग, हाईवे का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ये सभी चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनको बार बार आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर बार एक दो बार ही छोड़ के, जैसे रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया, मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि वही चैप्टर्स रिपीट करता रहूँ ताकि उनका रिवीजन हो जाए। लेकिन आपको हर एक चैप्टर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए है टेक्निकल बूस्टर। और प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होना, ये सिविल बूस्टर की कोई हैंडबुक नहीं है। कई बार मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ तो उसमें कन्फ्यूज़न है थोड़ी। टेक्निकल बूस्टर क्या है, आपके पास कोई किताब है, जैसे पीवाईक्यू है कोई भी, वो एसएससी जेई की पीवाईक्यू हो सकती है या फिर वाईसीटी एई की पीवाईक्यू हो सकती है। आप कोई सी भी दोनों किताब में से उठा सकते हो। उसमें आप सोम सब्जेक्ट ओपन करोगे, उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे उसके अंदर चैप्टर होंगे। जैसे सोम का मैं टेक्निकल बूस्टर एक बार करने के लिए दे चुका हूँ, तो अब क्या करोगे आप, इसमें क्या करना होता है आपको कि पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन तक करते हो। तो मतलब पहले चैप्टर के सिर्फ आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, उससे आगे नहीं गए। इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया पहले चैप्टर का। ऐसे ही दूसरे चैप्टर में आप पहले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक गए, फिर तीसरे चैप्टर में पहले क्वेश्चन से 10। इससे क्या होगा कि जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर उसका एक बेसिक क्वेश्चन आ गया कि ट्रायंगल के अगर बेस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने सोचा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्या करूँ मैं। लेकिन ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि हर एक को आता है, तो इसमें आप लैग कर जाओगे। तो इसीलिए टेक्निकल बूस्टर है कि मान लो आपके पास चैप्टर 8 बहुत कम इंपॉर्टेंट था, कम इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो आपने उसके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक सिर्फ क्वेश्चन देखे आपने, उसके कोई डेप्थ में नहीं पढ़ा आपने, तो आपके सामने से ये वाला क्वेश्चन चला गया और आपने एक बार उसे देख लिया और एग्जाम में आया तो आप उसे कर दिए। आपने भले ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने भले ही कॉलम इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, भले ही आपने स्प्रिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन आपने उसके कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि चैप्टर ना भी पढ़ते हुए तब भी आपने वो क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन की सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, सबके बराबर है। तो टेक्निकल बूस्टर का ये फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये कि जो अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो कि मैं आपको रिवीजन के लिए नहीं दे रहा हूँ, वो आप यहाँ से कर लोगे। दूसरा, आपका इससे रिवीजन होता रहेगा, हर एक चैप्टर को आप बार बार देखोगे तो उसके फॉर्मूले आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो आज के टास्क में आपको ये सब कंप्लीट करना है। डेली इस तरह से टास्क कंप्लीट करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और डेफिनेटली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे।
एकदम से नहीं रेज होंगे, लेकिन आपको फील हो जाएगा कि आप डेली कुछ सीख रहे हो। तो अब चलते हैं आप आज की क्वेरीज़ के ऊपर। अच्छा, जो मैंने अभी बताया था उससे रिलेटेड ही एक एक क्वेरी है कि क्या मैं ट्रस्ट चैप्टर छोड़ सकता हूँ। जैसा मैंने अभी बताया, चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना है आपको, बस फ़र्क इतना है किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और उसका हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है, हर एक क्वेश्चन करना है। कुछ चैप्टर को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देनी है, उसकी सब चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है या फिर पीवाईक्यू करने हैं। तो अगर आपने किसी भी चैप्टर के पीवाईक्यू छोड़ दिए और वो पीवाईक्यू आ गया, पीवाईक्यू हर एक बच्चा करके जाता है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि पीवाईक्यू ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा करके जाएगा। तो पीवाईक्यू तो आपका रटा होना चाहिए बिल्कुल, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। तो कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। अगर ट्रस्ट की बात करूँ मैं, तो ट्रस्ट का जैसे मैंने आपको कल स्ट्रक्चर एनालिसिस के टेक्निकल बूस्टर दिया था करने के लिए, तो उसके अंदर ट्रस्ट वाला चैप्टर भी आया। तो उसके आपने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर थोड़ा सा फोर्स निकालने के लिए पूछी है, डिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर एक्सियल रिजिडिटी क्या होती है, ट्रस्ट के अंदर कौन सी फोर्स आती है, ट्रस्ट के अंदर बेंडिंग मोमेंट आता है कि नहीं आता है, ट्रस्ट के अंदर जीरो फोर्स कौन कौन सी होती है। मतलब आप शुरू से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन तक पहुँचोगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा ट्रस्ट के बारे में। अगर वही सब कुछ पूछ लिया एग्जाम में तो आप कर दोगे। ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछा तो जिसने भी वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लग जाएगा और बाकी क्वेश्चन छोड़ देगा। तो आप इस चीज़ में फ़ायदे में रहोगे, टेक्निकल बूस्टर के थ्रू करोगे तो हर एक चीज़ हो जाएगी आपकी। आपके सवाल का जवाब ये है कि किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, बस हाँ जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ना है। किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है चैप्टर को, किसी को थोड़ा कम पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिकल के लिए मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कहाँ से अच्छा होगा, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, स्पेसिफिकली मैकेनिकल के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कोई भी टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरे को बोलता है तो मैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड करता हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, एक दो मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर आप एसएससी जेई की नहीं, किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल, तो सबके पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करने के लिए। दूसरा, सभी नॉन टेक के भी पेपर होते हैं यहाँ पे। तो आपको अगर जो एसएससी जेई का टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना है, उसका रीजनिंग प्रिपेयर करना है, तो आप नॉन टेक के जो पेपर है उनके पीवाईक्यू दे सकते हो। तो उससे आपको एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट बुक। तो वैसे भी सस्ता है, 300 समथिंग, 350 तक का आ जाता है पूरे साल भर का। ये कोड यूज़ करोगे तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो इससे भी आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अभी भी नंबर नहीं आ रहे, 85 से 86 आ रहे हैं, शायद आप ये 200 में से बता रहे हो। कल वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नंबर के पीछे नहीं भागना है आपको। डेली जो टास्क दे रहा हूँ कंप्लीट करते रहो, नंबर अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा है, पेपर आया यहाँ से, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। जब आपका पूरा इस तरह से तैयारी हो जाएगी कि आपने हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, तो आपके डेफिनेटली एक एवरेज नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप और टास्क करते जाओगे तो नंबर और इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया मेरा 24 को भेल का एग्ज़ाम है, 25 को DFCCL और 28 को DLRC का एग्ज़ाम पेपर है। ऑल द बेस्ट रोहित आपको। और इससे मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि भले ही आपका एम एसएससी जेई क्रैक करना हो, लेकिन आपको फॉर्म हर एक एग्ज़ाम का भरना है, एटलीस्ट टेक्निकल का तो भरना है आपको। तो टेक्निकल का कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जिसका एग्ज़ाम का फॉर्म आपने नहीं भरा है। आप जितने ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे, आप एक एक्सपोजर में बैठोगे एग्ज़ाम के प्रेशर के, तो आपको अपने आप आपका डेवलपमेंट होगा। सिर्फ यही नहीं है कि आपने चीज़ें पढ़ ली और वहाँ पे कर दी। जब आप एग्ज़ाम के प्रेशर को बार बार झेलते हो तो आप रेजिस्टेंट हो जाते हो उस चीज़ के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देने हैं, और उसमें ये मत सोचा करो कि अगर मैं एक दिन एग्ज़ाम देने चला गया तो मेरे टाइम वेस्ट हो गया। वो टाइम से ज़्यादा कुछ आपको सीखने को मिल जाता है जब आप वहाँ पर बैठ के वो एग्ज़ाम देते हो। भले आपकी बिल्कुल भी तैयारी ना हो, तब भी दिमाग लगा के पेपर दो, देखो आपके कितने मार्क्स बने। ठीक है, आपने कितनी मेहनत की थी, कितने मार्क्स आए। आप एक बार भी थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो किसी भी एग्ज़ाम का, भले आपने कट ऑफ क्लियर की और आपने मेंस के लिए क्वालिफाई किया, जब भी आप एक बार भी किसी भी एग्ज़ाम की एक स्टेज क्रॉस कर लेते हो, तो ऐसा होता है कि आप हर बार उस एग्ज़ाम की वो वाली स्टेज क्रॉस कर लोगे। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि जब तक प्री क्लियर नहीं हो रहा था किसी एग्ज़ाम का तो नहीं हो रहा था, और जब प्री क्लियर होने लगा तो फिर मेंस तक पहुंचा मैं, फिर मेंस क्लियर होने लगा तो फिर चीज़ें भी होने लगी क्लियर। तो इस कमेंट से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम आपको देना है, हर एक एग्ज़ाम का आपको फॉर्म भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैं कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा हूँ बट प्रॉब्लम आ रही है। पहला, सारे टॉपिक कवर किया हूँ विद वाईसीटी क्वेश्चन बट भूल जाता हूँ चीज़ों को, शॉर्ट नोट बनाता हूँ तो लगता है सब लिख लूँ, सो टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कर तो रहा हूँ मैं मेहनत लेकिन भूल जाता हूँ।
ठीक है, फॉरगेट, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स जो होते हैं इतने बन जाते हैं कि मतलब लगता है कि किताब ही उतार ली। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, आप जो वर्क देते हो टैग का PYQ लगाकर शॉर्ट नोट्स बना लो, समझ नहीं आता क्या लिखना है, इस वजह से पूरा टास्क डेली कंप्लीट नहीं हो पाता है सर। शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन के लिए मुझे बताइए मैं कैसे टैकल करूं, मेरा SSC JEE 100 के आसपास नंबर आते हैं सर प्लीज़। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने पूछे हैं दो क्वेश्चन। पहला, मैं भूल जाता हूं चीज़ों को। दूसरा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाऊं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन कि मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, तो देखो भूलने का तो यह है कि एक बेसिक टेंडेंसी होती है। ब्रेन ऐसे कुछ भी चीज़ें कचरा उठा के रखना नहीं पसंद करेगा अपने दिमाग में, और उसके लिए पढ़ाई कचरा ही है। तो ब्रेन को आपको महसूस कराना है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे एक इसका एग्जांपल देता हूँ, आपने नोट्स से चीज़ें पढ़ी, आपने बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा, चलो बीम्स का चैप्टर पढ़ा आपने, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पाँचवा, आपने इतने सारे पेज पढ़ लिए और उसके अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन ब्रेन को आप ये कन्वेंस नहीं कर पाए कि इसके अंदर सारी नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्या। तो इसलिए मैंने क्या कहा, इसलिए मैंने इसकी बिल्कुल अपोजिट टेक्निक आपके साथ अपनाई, क्योंकि टाइम भी कम था। मैंने कहा आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन से वहाँ पे जाओ, तो ब्रेन को ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये क्वेश्चन आ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका एम है SSC JEE को क्रैक करना, तो ये क्वेश्चन आ रखा है, बार बार आ रखा है। आप ये चीज़ समझो कि कोई कोई क्वेश्चन जो बहुत टफ होता है, लेकिन आप देखते हो कि 2019 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, 21 में भी आया है, 22 में भी आया है, तो आपका ब्रेन अपने आप इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ये, और भले ही कितना टफ हो लेकिन वो आपको याद हो जाता है। लेकिन आप कोई कोई क्वेश्चन ऐसा देखते हो जो शायद एक बार आया है, पता नहीं कोई JEE वेई के एग्ज़ाम में, पता नहीं कहाँ के एग्ज़ाम में आया है, तो आप सोचते हो कि यार फैक्ट बेस है, पता नहीं कॉन्सेप्ट भी है, क्या है, इसको भूल जाता हूँ, ये होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि टाइम बहुत कम है, तो इस तरह से ही आपको करना है, क्वेश्चन देखना है, उसके बाद आपको नोट्स पे जाना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन को आप कन्वेंस करोगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, सारा चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ, सारा चैप्टर मैं लोड नहीं डाल रहा हूँ दिमाग पे, आपको ऐसे समझाना है दिमाग को। पहली चीज़, तो पहली चीज़ तो ये कि दिमाग को एक रीज़न दो कि इसको मैं याद क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, हर एक कोई बताता है, मैं भी वही बताऊंगा कि बार बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अब कितने दिनों में पढ़ना पड़ेगा, कितने दिनों की टेक्निक, ये कितना ही आप 1 दिन, 7 दिन, 21 दिन, कोई इतना डिसिप्लिन वे में फॉलो नहीं करता। मैं आपको डेली में आपको टास्क देता हूँ, भले ही मैं उन चीज़ों को ऐसे ज़्यादा गौर नहीं करता कि 1 दिन, 7 दिन, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो आपको रिवीजन करा देता हूँ बार बार। और अब जो मैंने टेक्निकल बूस्टर स्टार्ट किया है करने के लिए, उसकी वजह से आपको लगभग 10 दिन बाद सेम सब्जेक्ट का टेक्निकल बूस्टर मिलने को देखने को मिल जाएगा, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखो। पहली चीज़, इस तरह से आप जाओगे क्वेश्चन से नोट्स के ऊपर, तो दिमाग कन्विंस्ड रहेगा कि आपको ये याद क्यों करना है। दूसरा, बार बार रिवीजन करोगे, मैं आपको बताऊंगा कब रिवीजन करना है, उसी के हिसाब से रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद रह जाएंगी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि भूलने के लिए याद मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा SSC JEE का बस एक बार पेपर हो जाए मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा, जैसे बचपन में हम करते थे कि नई क्लास में आने से पहले जब आखिरी पेपर होता था तो हमें ऐसा लगता था कि नई क्लास में तो उसका कोई रोल नहीं है, तो भूल जाएंगे बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपके हर एक जगह पे काम आएगी। अभी आप थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, आपके काम ही आएगी। भूलने के लिए मत पढ़ो, अपने अपने नेचर में उतारो इसको, अपने रगों में उतार लो इस टेक्निकल की सारी नॉलेज को, तब चीज़ें आपकी मतलब आपको एंग्जाइटी फील नहीं होगी तब। अगर भूलने के लिए पढ़ोगे तो बिल्कुल एंग्जाइटी फील होगी और भूल भी जाओगे। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आप अलग अलग लेवल पे पहुंच जाते हो जब, तो आपके जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं अलग अलग तरह से बनते हैं। जैसे मैं अपना शॉर्ट नोट्स का बताऊं, इस टाइम पे इस लेवल पे आने के बाद लगभग मेरे हर एक सब्जेक्ट को मैंने एक बार पढ़ा हुआ है, मतलब काफ़ी बार पढ़ा हुआ है मैंने हर एक सब्जेक्ट को। तो अब जो मुझे शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, मुझे शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हैं सारे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो PYQ में आए गए हैं, आ चुके हैं, और वो फैक्ट बेस हो सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट का ही एक एक डेप्थ में वर्जन हो सकता है जो कॉन्सेप्ट से नहीं सोल्व कर सकते। आपको बस उसका आंसर पता होना चाहिए। इसके मैं एग्जांपल कई बार दे चुका हूँ आपको। तो उन क्वेश्चन को मैं वन लाइनर की तरह अपने शॉर्ट नोट्स में उतार लेता हूँ। पहला, तो इसके अंदर क्या हुआ, वो PYQ जो कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकते या फिर कॉन्सेप्ट से हो सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट लगा के जो आंसर आ रहा है वो PYQ में कुछ और है आंसर, और वही आंसर उसका है, तो वो क्वेश्चन में उतार लेता हूँ। दूसरा, कोई फॉर्मूले जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि यार मैं भूल जाऊँगा ये, वो मैं उतार लेता हूँ। तीसरा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने
अभी अभी अपने हिसाब से सीखे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने टेकोमीटर नहीं, थियोडलाइट देखा होगा। थियोडलाइट के अंदर अपर प्लेट और लोअर प्लेट होती है, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर दोनों के अंदर स्क्रू होते हैं। जब आप दोनों को बंद कर देते हो तो कुछ नहीं घूमेगा, लेकिन जब आप नीचे वाले को बंद कर देते हो तो नीचे वाली प्लेट अटैच हो जाती है, ऊपर वाली घूम सकती है। जब आपने शायद मैं भी भूल रहा हूँ, मैंने इसको अपने शॉर्ट नोट्स में उतारा है क्योंकि मैं हर बार इसको भूल जाता हूँ, ठीक है। और नीचे वाली को लूज़ करोगे, ऊपर वाली को अटैच कर दोगे तो दोनों एक साथ घूमेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये हर बार भूलने वाला ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप अगर इसको अपने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखोगे तो हर बार भूलोगे, हर बार नोट से पढ़ोगे और नोट से पढ़ने में आपको वही 1 घंटा लगेगा। तो जो चीज़ आपने अभी सीखी है, कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखे हैं, उनको अपनी लैंग्वेज में आपको शॉर्ट नोट्स में उतारना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि वो शॉर्ट्स ही होंगे, वो सिंप्लीफाइड वर्जन होंगे। ये जो आपने नोट्स में देखा है इतना बड़ा लिखा हुआ, उसको आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, अपने न्यूमेनिक्स में लिखना है, निमोनिक्स में लिखना है, ताकि आपको जब एक बार पढ़ो तो तुरंत आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसे था ये। तो ये आपका वर्जन, ये तरीका होना चाहिए शॉर्ट नोट्स का। ये 3-4 पॉइंट मैं अपने शॉर्ट नोट्स में अभी उतारता हूँ, आप भी इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, बिल्कुल आप अभी अब मतलब आपने अभी जस्ट तैयारी स्टार्ट की है तो ऐसा होगा कि पूरी किताब आपकी शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे बेटर ये है कि आप एक रफ़ कॉपी रखो अपने पास, तो रफ़ कॉपी में करते रहो। लेकिन जो आप क्वेश्चन अभी सीखे हैं आपने, तो उन पे स्टार लगा लो, बुक के अंदर स्टार लगा लो तो फ़ायदा रहेगा। उसका जब दूसरी बारी आओ तब देखो उनको, तब भी आप रिकॉल नहीं कर पाए तो अपनी कॉपी में लिख लो। तो चलो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।